ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए नीदरलैंड के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल एक वर्चुअल समिट में भारत और नीदरलैंड दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य तौर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर विस्तृत बात हुई। कृषि क्षेत्र, जल प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भागीदारी जैसे विषय भी केंद्र में रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र, खासतौर पर कोविड महामारी को लेकर और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर भी बात रखी गई। इस समिट में दोनों देशों के बीच वर्तमान समय को देखते हुए कौन से वो अहम विषय रहे जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा जो दोनों देश लोकतंत्र हैं, तो उनके अगर हम मूल्यों की बात करें तो दोनों के मूल्य समान हैं। रूल ऑफ लॉ कहें, मानव अधिकारों के लिए जो दोनों की रिस्पेक्ट और प्रमोशन है, या फिर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही प्रगाढ़ हैं। अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो उच्च स्तरीय शिखर स्तर पर दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान बहुत तेजी से हुआ है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका जिक्र आपने किया, मार्क रुते, वो यहाँ पर जून 2015 से भारत में आए थे और बहुत ही सफल यात्रा रही उनकी। उसको रिटर्न करते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए जून 2017 में, 2 साल के बाद, और उसके तुरंत ही बाद मई 2018 में फिर से मार्क रुते का यहाँ पर भारत को दौरा हुआ और अक्टूबर 2019 में वहां के जो राजा हैं विलियम अलेक्जेंडर और रानी क्वीन मैक्सिमा, उन दोनों को यहाँ पर दौरा हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं जो दोनों देशों के संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं। और जो बातचीत हुई, जैसे आपने कहा, व्यापार और निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों के संबंधों को सामने रखते हुए। पानी के बारे में जो बातचीत है, क्योंकि कहा जाए तो नीदरलैंड एक वर्ल्ड लीडर है वाटर मैनेजमेंट में। वेस्ट वाटर को कैसे डील किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वहां से कैसे ऊर्जा निकाली जाए, सॉलिड वेस्ट से कैसे ऊर्जा निकाली जाए, उसमें भी बहुत महारत हासिल है नीदरलैंड्स को। फिर अगर हम कहें जलवायु परिवर्तन के बारे में, वहां पर भी बहुत आगे काम किया है नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स छोटा देश है परंतु इनोवेशन, आविष्कार के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। तो इसीलिए दोनों देशों का जिसे कहा जाए विन विन कोलैबोरेशन है, सहयोग है। और दोनों प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई, कल वर्चुअल समिट से बातचीत हुई, तो वो इन दोनों देशों के जो हित हैं उनको आगे ले जाने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। मिस्टर सज्जनहार, हाल ही में नीदरलैंड्स में हुए चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मार्क रुते चौथी बार बागडोर संभाली है। यानी पहले जो चले आ रहे आपसी सहयोग हैं वो तो बरकरार रहेंगे ही, साथ ही नए विषयों पर इस साझेदारी को और मजबूती मिल रही है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में बीते सालों में व्यापार और निवेश के नए अवसरों की कोशिश हुई है। तो इस दृष्टि से दोनों अनुभवी लीडर्स का विस्तृत विमर्श द्विपक्षीय संबंधों को लेकर इन दोनों देशों के लिए आगे की प्रगति की संभावनाओं को किस तरह खुलता है? आपने देखिए 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, प्रश्न उठाए हैं। एक तो है व्यापार और निवेश के बारे में, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कहा जाए जो ये हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक पिवट है। हालांकि इतना छोटा देश है नीदरलैंड्स, 17 मिलियन उसकी केवल आबादी है, परंतु फिर भी अगर भारत में निवेश देखा जाए तो वो तीसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। अगर देखा जाए, पहला मॉरिशस, दूसरा सिंगापुर और तीसरा नीदरलैंड्स। अगर हम देखें 2019 और 20 उस साल में नीदरलैंड से भारत में निवेश करीब $6.5 बिलियन था, $6.5 बिलियन था। और अगर पूरे तरीके से देखा जाए कितना 2000 से लेकर 2020 तक कितना निवेश हुआ है भारत में, तो वो करीब $36 बिलियन से ऊपर है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा निवेश है। यहाँ पर करीब नीदरलैंड्स की 200 बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर काम कर रही हैं। हमारी भी करीब 200 कंपनी वहाँ पर काम कर रही हैं। अगर व्यापार के क्षेत्र में देखें तो करीब $13 बिलियन है दोनों देशों का व्यापार। हमारा जो निर्यात है वो ज्यादा है, करीब $8 बिलियन का रहा है 2019-20 में, और वहां से जो आयात है वो थोड़ा सा उससे कम रहा है, करीब $5 बिलियन का। तो इसीलिए दोनों देशों के जो संबंध हैं इस क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ हैं। अगर हम कुछ कंपनीज देखें जो नीदरलैंड्स की यहाँ पर हैं,
रॉयल डच शेल है, यूनिलीवर है, फिलिप्स है, एक्सो नोबल है, राबोबैंक है। ये बिल्कुल ही जैसे घरेलू नाम है और वो उनका यहाँ बहुत ही समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और भारत की भी जो कंपनी है, अगर आईटी सेक्टर में देखें, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और बहुत सारी और ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है। मसलन अगर मैं एक कहूं, टाटा स्टील वहां पर 7 मिलियन टन बनाता है स्टील एक साल में। इजमुइदन में उसकी अपनी फैक्ट्री है। एक और कंपनी यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड की रॉटरडैम में है, जो फास्फोरस फर्टिलाइजर बनाते हैं। एलटी फूड्स राइस प्रोसेसिंग वहां पर करते हैं रॉटरडैम में। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सहयोग है। दूसरा, आपने कहा जो नए कौन से क्षेत्र हैं, तो मैं ये कहूंगा जो सामरिक क्षेत्र में अगर हम देखें इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में, तो वो एक बहुत ही नया, जिसे कहें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव नया उभर कर आया है पिछले कुछ सालों में। और नीदरलैंड यूरोप का तीसरा देश है जिसने अपना इंडो पैसिफिक के ऊपर अपना एक डॉक्यूमेंट इशू किया है पिछले साल नवंबर 2020 में, क्योंकि वो समझता है जिसे कहा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पहले ट्रांस अटलांटिक हुआ करता था, अमेरिका और यूरोप के बीच में हुआ करता था, अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वहां से बदलकर अब वो इंडो पैसिफिक में आ रहा है। तो वो अपने हितों को वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वो समझता है जो इंडो पैसिफिक में उसको बड़ा अच्छा योगदान करना पड़ेगा। उसके अलावा में दो और क्षेत्र, एक है जलवायु परिवर्तन, बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर पूरी दुनिया के सामने उठा है, और दूसरा है इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज। आपने देखा होगा अभी जो क्वाड का समिट हुआ था 12 मार्च को, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के और प्राइम मिनिस्टर सुगा जापान के, उन्होंने ये निर्णय किया था जो इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो 5G है, इनके ऊपर सभी देश मिलकर काम करेंगे। तो मेरे विचार से नीदरलैंड्स भी ये चाहता है जो भारत के साथ मिलकर इन सभी जो आगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज हैं इनके ऊपर काम करके इस सहयोग से दोनों देशों को फायदा हो। मिस्टर सज्जनहार, मैं जिक्र करना चाहूंगा इंडियन डायस्पोरास के योगदान का, क्योंकि प्रधानमंत्री मार्क रुते ने भी नीदरलैंड्स में इंडियन डायस्पोरास के योगदान और उपलब्धियों के बारे में कई अवसरों पर कहा है। तो एक लंबे समय से गहरे संबंधों को कायम रखने में और मजबूत संबंध करने में इसका कितना बड़ा रोल रहा है? भारत का 2 प्रकार का डायस्पोरा है। एक तो जो यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश से हमारे जो लोग गए थे सूरीनाम में, और सूरीनाम में क्योंकि डच यहाँ पर एक कॉलोनियल पावर भी था भारत में, तो वो यहाँ से शुगर केन प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन को उनमें काम करने के लिए यहाँ से लोग ले गए थे, और वो करीब गए थे 19वीं सदी में। परंतु करीब 1950-60 की अवधि में वो सूरीनाम से वहां पर नीदरलैंड्स में जाने लगे, क्योंकि वहां पर उनको आर्थिक अपॉर्चुनिटीज वहां पर उनको ज्यादा दिखाई देने लगी। तो करीब वहां पर 2 लाख के आसपास भारतीय डायस्पोरा है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि अगर हम इंग्लैंड को निकाल दें, ग्रेट ब्रिटेन को निकाल दें, तो पूरे यूरोप में जो भारत का डायस्पोरा है वो नीदरलैंड में सबसे ज्यादा है। मैं जब था बेल्जियम में कुछ साल पहले, तो मैंने उनसे बहुत बारी मिला हूं, और उनके जो रहन सहन है, वेशभूषा है, अपने जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से वो आगे ले जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर त्योहार हैं, चाहे जन्माष्टमी हो या और दिवाली हो, उन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर मनाते हैं। हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बिल्कुल जीवित और डायनामिक वहां पर रखते हैं। दूसरा जो हमारा डायस्पोरा है वो है यहाँ से जो अभी लोग गए हैं, आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, करीब 3,500 हमारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो मैंने जिक्र किया जो वहां पर हमारी आईटी कंपनीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर्सनल हैं, वो सब हैं, करीब 25,000 हैं वहां पर। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नीदरलैंड के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।